बीते दिनों जब आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी था तो हॉटस्टार पर लाइव दर्शकों की संख्या 5.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। काफी लंबे समय पहले ही इसका शेड्यूल जारी हो गया था। जीत पर पटाखे और हार पर सांत्वना के मैसेज सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि फुटबॉल के एएफसी एशियन कप 2023 की शुरुआत कब हुई और ये कहाँ जारी है? क्या आपको ये पता है कि भारत इसमें किस किस टीम से मुकाबला कर चुका है और इसमें किससे जीत और किससे हार मिली है? या फिर आप उन लोगों के नाम से ही वाकिफ हो जो एशियन कप में भारत की ओर से खेल रहे हों? शायद इनमें से किसी सवाल का जवाब आपके पास ना हो, क्योंकि भारत दशकों से फुटबॉल के सोए हुए एक्टर के लेवल के साथ जी रहा है। क्रिकेट में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाला भारत फीफा रैंकिंग में 99 स्थान पर है और अभी तक ये एशिया की शीर्ष टीमों में भी शामिल नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने और 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाले भारत का 1970 के बाद से वैश्विक मंच पर प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है? क्या ऐसा केवल दर्शकों के रुझान में कमी के चलते हो रहा है या फिर इसके लिए सरकार और खेल एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं? हर 4 साल बाद फीफा विश्व कप होता है तो उस समय भारत के दर्शकों के पास लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों को ही देखने का विकल्प क्यों बचता है? आइए विस्तार से समझते हैं। शुरुआत इसकी लोकप्रियता से करते हैं। दरअसल फुटबॉल के लिए देश में किसी भी तरह के टूर्नामेंट आयोजित होते आपको नहीं दिखेंगे, जिसके चलते गली कूचों में रहने वाले लोग इसके नियम से वाकिफ नहीं हो पाते। ऐसा तब है जब क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल को कम बुनियादी ढांचे और उपकरणों की जरूरत होती है। इस तरह फुटबॉल पूर्वोत्तर भारत, गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे स्थानों में ही लोकप्रिय हो पाया है। खेलों के जानकारों का कहना है कि हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल में दोनों तरफ की पूरी टीमों को हमेशा एक्टिव मोड में रहना होता है। इन खेलों में स्कोर बनाने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से खेलना जरूरी होता है, जिसके चलते इन खेलों में एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा के बूते खेल जीतना संभव नहीं होता है। जबकि क्रिकेट स्टार्ट स्टॉप वाला खेल है, जिसमें हर गेंद मुख्य खिलाड़ियों यानी गेंदबाज, बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर और फील्डर के बीच के एक्शन का रिजल्ट होते हैं, जिसमें कोई एक दूसरे को डोमिनेट करके फायदा उठा सकता है। शायद इसलिए कुछ लोग पूरे क्रिकेट को देखने के बजाय व्यक्तिगत परफॉर्मेंस देखने के लिए भी क्रिकेट में एंगेज रहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के केंद्रीय बजट में खेलों के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की जाती है, जिससे खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल जैसे खेलों के बूते पर जीविकोपार्जन करना कठिन हो जाता है। जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसी स्वायत्त संस्था दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट नियंत्रण बोर्डों में से एक है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर के लिए फुटबॉल को कितना उपयुक्त मानते हैं। जानकारों की माने तो एक लंबे समय तक भारत में फुटबॉल के लोकप्रिय ना होने का एक कारण ये भी है कि 1996 तक कोई राष्ट्रीय लीग नहीं थी, जिसके चलते घरेलू प्रतिस्पर्धा और इससे होने वाले सुधार के मामले में भारत पिछड़ता गया। हालांकि इसके पहले साल 1938 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन हो चुका था, लेकिन इस संघ ने भी कोलकाता और भारत के कुछ ही क्षेत्रों में फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता सीमित हो गई। इन सब के अलावा सरकार की ओर से युवाओं के लिए ना तो अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है, ना ही इन्हें नए नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही फुटबॉल को लोकप्रिय ना बनाने में प्रसारण, टीवी कवरेज और प्रायोजकों की निष्क्रिय मानसिकता भी बड़ी भूमिका निभा रही है। इन सभी पहलुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंडियन सुपर लीग और सोशल मीडिया के बलबूते फुटबॉल ने भले ही फिर से वापसी करनी शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बाद भी प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के बिना ये लड़ाई लंबी चलने की संभावना है। चलते चलते आपकी रिसर्च के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय क्यों है और आपका फेवरेट भारतीय फुटबॉल प्लेयर कौन है? आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।